हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज है हमारा 3.5। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने के लिए जा रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.5 को करने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको पता होना चाहिए, हमको जानना चाहिए। तो क्या क्या जानने वाले हैं इस प्रॉपर वीडियो में, आओ हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वज्र गुणन का जो सूत्र होता है उसकी प्राप्ति कहाँ से आती है, वो सूत्र निकल के कहाँ से आया है। दूसरी बात है कि विधि को समझना, क्वेश्चन करने के लिए वज्र गुणन विधि का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे एनसीईआरटी का कुछ उदाहरण, और देन अगले वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। आ जाओ, वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो निकल के कहाँ से आता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3.5 यही है का सामान्य रूप। अगर हम बात करें दो चर वाले रैखिक का सामान्य रूप, तो वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। दूसरा जो इक्वेशन होता है ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है। अगर हम इसमें लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करें और इसको हल करने की कोशिश करें तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आता है, आओ देखते हैं। तो लुप्तीकरण में करने के लिए क्या चाहिए हमको, देखो ये x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और अचर पद c1 है। x का गुणांक a2 है दूसरे समीकरण में, y का गुणांक b2 है दूसरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो c2 है। लुप्तीकरण विधि लगाने के लिए क्या चाहिए हमको, या दोनों ही समीकरणों में या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, नहीं बराबर है तो बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मान लो x का गुणांक बराबर करना है, तो x का गुणांक बराबर करना है ना, तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि क्या है हमारा a1 है, क्या है a1 है। पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वह a1 है और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2 है। तो करना क्या है, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उससे हम गुना कर देंगे यहाँ पर दूसरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है जो तुमको बॉक्स में नजर आ रहा है इसको गुना कर देंगे पहले समीकरण में। ये हमने कर दिया गुना, ठीक है। अब गुना कर लो, अगर हम a1x को a2 से गुना करें तो क्या होगा, a1 a2x प्लस में b1y को a2 से गुना करें a2 b1y प्लस ये हो जाएगा a2 c1, या c1 a2 भी लिख सकते हैं, a2 c1 बराबर में आ जाएगा 0। बराबर में 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो a2 को यदि a1 से गुना करें तो ये होगा a1 a2x प्लस है प्लस ले लेंगे, ये आएगा b2 a1y b2 या a1 b2y ये लिख सकते हैं, प्लस में आ जाएगा a1 c2 बराबर में 0। देखना, गौर से देखना, इसको गौर से देखना, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने कहा एक बात हमको बताना जरा, ये a1 a2x यहाँ पर देखेंगे और a1 a2x दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो क्या आ रहा है, x का गुणांक बराबर आ रहा है, और x का गुणांक बराबर भी है और दोनों प्लस में है, मतलब चिन्ह भी बराबर है। जब हमने जिस भी पद का गुणांक बराबर किया है, यदि दोनों का साइन एक हो, चिन्ह एक हो, तो समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। इट मीन्स कि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हमारा हो जाएगा। बातें क्लियर है। अब मतलब ये हुआ कि ये पहले जो प्लस में था a1 a2x नीचे वाला, अब ये माइनस में हो गया, ठीक है। पहले जो प्लस में था a1 b2y अब ये माइनस में हो गया। पहले जो प्लस में था a1 c2 अब ये माइनस में हो गया। a1 a2x प्लस में है, a1 a2x माइनस में है, तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 0, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस में क्या बच रहा है हमारा,
A2B1y और माइनस में A1B2y, ठीक है। और ये हमारा बच रहा है यहाँ से प्लस में A2C1 और माइनस में A1C2 बराबर में है 0, तो 0 का 0 रख लेते हैं, ठीक है जी। इस पूरे टर्म को, चूंकि ये अचर वाला टर्म है ना, इस पूरे टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, तो ले चलो। दो काम यहाँ पर करते हैं, दो काम यहाँ पर क्या करते हैं, y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो y आ जाएगा कॉमन, y को कॉमन कर लिया हमने, बचा क्या, A2B1 माइनस A1B2, ये बच गया तुम्हारा। दूसरा, इस पूरे टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है, तो ले जाएंगे तो ये प्लस में है यहाँ, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये होगा A2C1 माइनस A1C2, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है जी। ये देखो आगे सॉल्व करो, ये y बराबर हो जाएगा A2B1 माइनस A1B2 बराबर में ये हो जाएगा माइनस का A2C1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस A1C2। अब देखो क्या होगा, अब कर सकते हैं क्या, अगर y बराबर लिखे तो y के गुना में ये पूरा टर्म है, देखो ना गौर से, y के गुणांक में ये पूरा टर्म है, y के गुणांक में ये पूरा टर्म है, मतलब ये y और गुने ये, तो ये पूरा अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से माइनस A2C1 प्लस A1C2 और बट्टे में हो जाएगा A2B1 माइनस A1B2। या थोड़ा सा और इसको सही कर ले तो यहाँ से y बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा A1C2 माइनस A2C1 बट्टे में यहाँ से आ जाएगा A2B1 माइनस A1B2। ये क्या निकाला हमने, ये y बराबर निकाला। और वज्र गुणन विधि को देखेंगे ना तो यही वाला सूत्र लगता है वज्र गुणन विधि में, वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आ जाओ, अब क्या करना है, अब ये जो हमने लुप्तीकरण विधि से जो y का मान हमने निकाला है, इस मान को समीकरण 1 में रख देना है। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर गौर से समझना है इसको। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है यहाँ पर A1x क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, C1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा A1x प्लस का B1y बराबर में माइनस में C1। क्यों किया वो आगे तुमको पता चल जाएगा, बाद में करते तो हमने पहले ही कर लिया। अब y के जगह पर तो दूसरा मान वैल्यू रखना है, A1x को A1x छोड़ देते हैं और y का वैल्यू जो हमने निकाला है ये पूरा देखो गौर से, y का जो वैल्यू तुमने निकाला है ना ये वाला क्या करना है, यहाँ पर हमको रख देना है y के जगह पर। सिर्फ y के जगह पर ही वैल्यू रखेंगे ना, मतलब b1 का तो b1 रहेगा ही और b1 y के साथ गुना में है, इसका मतलब गुना हम ले लेंगे और ये वाला वैल्यू हमको y के जगह पर क्या करना है, रख देना है। आ जाओ, A1C2 वैल्यू है हमारे पास A1C2 माइनस A2C1 बट्टे में A2B1 माइनस A1B2 माइनस A1B2, ये होगा बराबर में माइनस का C1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आगे आ जाओ, देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। अब अगर हम लिखे A1x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई बोले तो क्या, ये A1 A2 को B1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा A1C2 और B1 माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, फिर A2C1 और फिर B1 इससे भी गुना होगा और फिर इससे भी गुना होगा, फिर हो जाएगा B1। सिंपल गुना का रूल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। नीचे में तो वही रहना है A2B1 माइनस A1B2, नीचे में देखो कोई बदलाव नहीं हुआ इस वाले में, बराबर में माइनस का C1। अब कुछ करेंगे, अब क्या करेंगे, आ जाओ, A1x के जोड़ में ये पूरा टर्म है,
पूरा टर्म है, a1x के जोड़ में ये पूरा टर्म है। याद करो हम लिखते थे x + 3 = 5, अगर 3 को इधर ले जाना होता तो ये इधर जाके माइनस में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो अगर मान लो अगर इस वाले टर्म को पूरे को उठा के इधर लाना है तो ये वाला टर्म प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो कैसे होगा? देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास a1x बराबर में माइनस का c1 और माइनस में हो जाएगा हमारे पास a1 c2 b1, ये देखो सेम उतार देना, a2 c1 b1 बट्टे में a2 b1 माइनस a1 b2। ये हो गया जी। ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने उसको उठा के दूसरी तरफ रख दिया। ये प्लस था, इसके जगह पर माइनस आएगा। साइड चेंज होने के बाद प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब एक बात बताना जरा, a1x बराबर और क्या लिख सकते हैं? c1 के नीचे में 1 है, 1 और इस पूरे का अगर हम एलसीएम करें, एक बात बताना हमको कि 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है। बोलोगे 3 होता है, 1 3 का एलसीएम तो 3 होता है। 1 और a का एलसीएम a होता है, 2 और a का एलसीएम 2a होता है। इट मीन्स कि 1 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 को इसके साथ गुना करना पड़ जाएगा, तो कर दो गुना। ये हो जाएगा हमारे पास ये a2 b1 माइनस a1 b2। अब देखो अगर हम 1 से भाग दे इस पूरे में, 1 से भाग दे इस पूरे में तो कितना होगा? 1 से अगर भाग देंगे, बस इतना समझो यहाँ से बात को, अगर 1 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं ना तो वही संख्या आ जाता है। जैसे 5 में भाग देंगे 1 से तो 5 हो जाएगा, a में भाग देंगे 1 से तो a हो जाएगा, है ना? इस तरह से समझो। तो 1 से भाग देंगे इसमें तो ये पूरा नंबर हो जाएगा, और फिर इस पूरे 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 को गुना कर देंगे -c1 से, तो -c1 इंटू हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2। क्लियर है बातें? यहाँ से हो जाएगा माइनस का a1 c2 b1 माइनस a2 c1 b1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी होनी भी नहीं चाहिए। आ जाओ जी थोड़ा और आगे बढ़े। ये होगा a1x बराबर -c1 को यदि गुना करें तो क्या होगा? a2 b1 c1, और चूंकि माइनस है तो माइनस हमको तो लगाना पड़ेगा, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, फिर a1 b2 c1 हो जाएगा, a1 b2 ये तो पहले से है, गुना करेंगे c1 के साथ तो c1 भी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आ गया। ये माइनस है तो माइनस छोड़ा हमने, फिर क्या हो जाएगा? a1 c2 b1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? a2 c1 b1 बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा यहाँ से वही सेम a2 b1 माइनस a1 b2। देखो बट्टे में अभी तक हमने छेड़छाड़ किया ही नहीं है, जो है वही चलता जा रहा है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा है चलने दो। आगे देख लेते हैं। a1x बराबर, यहाँ पर गौर से देखना, अब कुछ होगा। क्या होगा? a1 वाला 2 टर्म तुमको मिलने वाला है, a1 वाला तुमको 2 टर्म मिलने वाला है। बताओ कहाँ पर है? दोनों बिल्कुल यहाँ पर है, देखो गौर से देखना, a1 वाला टर्म दोनों यहाँ पर है, ठीक है? ये टर्म इसको एक साथ तो रखेंगे ही। यहाँ पर देखो a2 b1 c1, a2 b1 c1 ये दोनों इक्वल टर्म है। कौन सा टर्म है? दोनों बराबर टर्म है, एक प्लस माइनस में है, दूसरा प्लस में। इसका मतलब क्या होगा? इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? अब बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये वाला टर्म हमको बचा हुआ है। इस टर्म में से हमको क्या करना है? a1 कॉमन ले लेना है। a1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा b2 c1, और माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा? ये वाला a1 तो कॉमन आ गया ना, तो b2 c1 माइनस a1 कॉमन चला गया, c2 b1, और बट्टे में हमारा सेम है a2 b1 माइनस a1
B2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब देखो सिर्फ एक काम और करना है और x का वैल्यू आ जाएगा। अब वो कौन सा काम है और हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमको अब देखना है ना, वो देखो यहाँ से अगर a1 x है मतलब a1 गुने x है, अगर हम a1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भागा में चला जाएगा, इस पूरे के नीचे में क्या आएगा, भागा में आ जाएगा और इसके गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ से a1 है b2c1 माइनस b2c1 c2b1, एक तो ये होगा ही, और नीचे में क्या है a2b1, ये इसको लिख दो a2b1 माइनस a1b2, ये तो है। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, a को शिफ्ट किया दूसरी तरफ, a भाग में है, दूसरी तरफ आने के बाद गुना में है, दूसरी तरफ आने के बाद भागा में हो जाएगा, तो a1 तुम्हारा यहाँ आ गया। अब a1 और a1 ऊपर में और नीचे दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a1 से a1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या x बराबर हमारा, x बराबर यहाँ से निकल के आया b2c1 माइनस c2b1 बट्टे a2b1 माइनस a1b2, ये तुम्हारा यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया। तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन विधि में जिस भी सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो सूत्र तुमको यहीं से निकल के आ रहा है। y का मान हो गया तुम्हारा और x का, अगर डायरेक्टली इस पर भी अगर मान बैठा देंगे ना, दोनों समीकरण में जो भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का जो भी मान दिया है, इस वाले सूत्र पर रखेंगे तो भी हमारा मान ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है, ये तो हो गया कि ये जो सूत्र है वज्र गुणन विधि का वो निकल के कहाँ से आ रहा है। अब थोड़ा सा और वज्र गुणन विधि को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं वज्र गुणन विधि से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या देखने वाले हैं। मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं कि वज्र गुणन विधि से जो प्रश्नों का हल है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है, वो किस प्रकार हम लोग निकालते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको यहाँ पर समझना जरूरी होता है। तो वज्र गुणन विधि को समझने से पहले हमको कुछ बातें समझनी है, जो समझ लो। यहाँ पर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसी फॉर्म में होते हैं। इसमें क्या क्या है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। चूंकि दो चर यहाँ पर बोला जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास दो चर है एक्स वाई और एक्स वाई। फिर यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें दो चर है एक्स वाई, तो पहले समीकरण में यदि बात करें, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये तुम्हारा पहला समीकरण 1 है और ये इक्वेशन तुम्हारा 2 है। तो अगर पहले समीकरण में बात करेंगे तो यहाँ पर चर क्या है, x है, और x का गुणांक यहाँ पर a1 है। x का गुणांक a1 है, x का गुणांक जो है वो क्या है, a1 है। इसका मतलब है पहले चर यानी x को गुना किया गया है a1 से, इसलिए ये होता है a1x। इसी तरह से y का गुणांक यहाँ पर क्या है, b1 है, और ये जो c1 है ये भी कोई ना कोई अचर संख्या ही होगा, ये भी अचर पद ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर बात करें ये x का गुणांक दूसरे समीकरण में a2 है, y का गुणांक दूसरे समीकरण में b2 है, और अचर पद यहाँ पर c2 है। यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। अचर पद कहने का मतलब है कोई ना कोई नंबर्स यहाँ पर तुमको होना चाहिए या होगा। ठीक है, अब आ जाओ कुछ और बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। रहने दो, चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अब मेनली ये तो हो गया कि जो सामान्य रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण है इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में तुमको समझ में आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। अब प्रश्न ऐसा तो हमको दिया नहीं रहता है, प्रश्न तो ऐसा दिया रहता है, तो हमको मेनली इसमें पता होना चाहिए कि a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, a1 a2 b2 और c2 का मान क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो हमने क्या कहा इसी समीकरण में कि x का जो गुणांक है ना, x जिस भी अचर या चर को x से गुना किया हो गया होगा वह a1 होगा। या फिर इस दोनों समीकरण की तुलना करो, समीकरण 1 और समीकरण 1 के, x के जगह पर क्या है, x है, और a1 के जगह पर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा,
3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। फिर यहाँ पर देखेंगे y, पहले समीकरण में y को किससे गुना किया गया है? -4 से। तो यहाँ पर b1 बराबर हो जाएगा -4। अचर पद c1 क्या होता है? अचर पद। तो c1 कितना है यहाँ पर? -3 है। ये बातें क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करें a2 के बारे में, तो a2 क्या है? x, दूसरे समीकरण में x को किससे गुना किया गया है? 5 से। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। दूसरे समीकरण में y को किससे गुना किया गया है? 7 से। तो यहाँ पर b2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -7। और दूसरे समीकरण में अचर पद क्या है? 1, यानी c2 बराबर कितना है? 1। समझो बात को, x को छोड़ दो, ऊपर नीचे देखेंगे ये a1 a2, ठीक है, माइनस नहीं लगा रहे, समझाने के लिए बोल रहे हैं। a1 a2 अगर तुमको समझ में आए तो हम ऐसे समझा देते हैं। ये देखो, यहाँ से हमने इसको घेरा, यहाँ से इसको हमने घेरा, यहाँ से इसको हमने घेरा, और यहाँ से इसको हमने घेरा। अब देखो क्या, ये जो 3 दिख रहा है ना, ये a1 है, और ये 5 दिख रहा है, ये a2 है। ये जो 4 दिख रहा है, ये b1 है। ये जो -7 दिख रहा है, ये है b2। ये जो -3 दिख रहा है, c1 है, और +1 दिख रहा है, ये c2 है। समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? सारे इक्वेशन में हमको ऐसे ही करना है, ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, ठीक है। ये पता चल गया। ये पर हमने ऐसा लिखा क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है? तो अभी तुमको पता चलेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। आओ हम बात करते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे हम सॉल्व करने के लिए? वज्र गुणन विधि में करेंगे क्या? आ जाओ देखो, जो हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता है, उसका इस प्रकार से हमको एक पूरा डायग्राम बनाना है। कैसे? b1 रखेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे b1 b2 से। कहाँ से शुरू करना है हमको? b1 b2 से शुरू करना है। देन आ जाएगा c1 c2, फिर a1 a2, और फिर b1 b2। देखो, b1 b2 से शुरू करके b1 b2 तक ही हमको फिर से पहुंचना है। b1 b2 से शुरू करेंगे, b1 b2, फिर c1 c2 लेंगे, फिर a1 a2 लेंगे, फिर b1 b2 लेंगे, ठीक है। अब b1 b2 और पहले दूगों को पहले एक लाइन खींचना है b1 और c1 के ऊपर में, इसके ऊपर में x लिखना है। दूसरा लाइन खींचना है c1 a1 के ऊपर में, इसके ऊपर में y लिखना है। तीसरा लाइन खींचना है a1 और b1 के ऊपर में, इसके ऊपर में अपन को 1 लिखना है। इतनी बातें क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से हम कर देते हैं क्रॉस में, ठीक है। इसको करने का मतलब क्या है? देखो यहाँ से, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कर सकते हैं x, ये x है, और ये हो गया तुम्हारा बट्टा। इसका मतलब है b1 को गुना करो c2 से। किससे? b1 को गुना करो c2 से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा b1 c2, और बीच में क्या होगा? माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर b2 को गुना करो c1 से, तो ये हो जाएगा b2 c1। हो गया जी। चलो, अब y ले लेंगे, y बट्टे में अब c1 को गुना करो a2 से, तो ये होगा c1 a2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। c2 को गुना करो a1 से, तो ये होगा c2 a1। आ गया जी। चलो, फिर ऊपर में आ जाएगा 1, a1 को गुना करो b2 से, a1 हो जाएगा b2, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर a2 को गुना करो b1 से, माइनस बीच में a2 b1, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? अब करना है इसको और इसको बराबर करना है एक बार में, दूसरे बार में इसको और इसको बराबर करना है। क्या करना है? देखो यहाँ से, अब x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में 1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर इसको हम देखें गौर से इसके सॉल्यूशन को, तो ये आ जाएगा, ये x के साथ गुना हो जाएगा, x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर में ये हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये गुना हो जाएगा 1 के साथ, b1 c2 माइनस b2 c1। ये x के साथ गुना में है। इसका मतलब यदि हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये इसके भागे में आ जाएगा। x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2
माइनस A2B1 ये आ जाएगा। चलो प्रश्न में भी चलने वाले, ऐसा नहीं है सिर्फ यही बता के चले जाएंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये समझ लिया और प्रश्न समझे ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। चलो जी, ये हमने किसका मान निकाला, x का। याद करो जब दो हमने क्या कहा था कि वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला आया कहाँ से, तो वो जो हमने लुप्तीकरण विधि से सोल्व किया था तो यही सेम फॉर्मूला हमारे पास आया था और वज्र गुणन विधि प्रयोग कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला आ रहा है। अब आ जाओ, हमने क्या कहा, दूसरे तरफ इसको और इसको बराबर करना है। इट मीन्स कि y बट्टे हम लिख देंगे C1A2 माइनस C2B1, C1A2 C2A1, C2A1 बराबर में 1 बट्टे A1B2 माइनस A2B1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये होगा y इंटू A1B2 माइनस A2B1 बराबर ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखो फिर से ये गुणाम है y के साथ, तो अगर हम y बराबर लिखना चाहे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके भागे में आ जाएगा। ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बट्टे A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से x और y का मान हमको यहाँ से मिल जाने वाला है। सवाल कैसे करेंगे, अरे इसी के लिए तो यहाँ पर है, हम बता देते हैं सवाल कैसे करेंगे। बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया, यहाँ पर हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू मिला हुआ है, मान मिला हुआ है। तो दो काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, कौन कौन सा आओ बताते हैं। पहला तो सेम डायग्राम हमको ये वाला बना लेना है। देखो यहाँ से कहाँ से शुरू करते हैं हम, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, B1 B2 से शुरू करके B1 B2 पर ख़त्म हो जाना है। ठीक है, पहले वाले B1 C1 पर x लिखते हैं, C1 A1 पर y लिखते हैं, A1 B1 पर 1 लिखते हैं। इसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सजा देते हैं। ठीक है, सजा दिया। इससे ज़्यादा जो काम हमने आगे किया है ना वो नहीं करना है तुमको। अब रुक जाओ, अब यहाँ पर हमको मान बैठा लेना है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। किस विधि से, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं ना तो वज्र गुणन विधि से, समझो बात को। अब मान बैठा लेना है, x बट्टे में हो जाएगा, x बट्टे में B1 B2 रखना है ना, पहले B1 B2 रखना है। तो B1 का मान -4 है और B2 का मान -7 है, मान रख लो। ठीक है, पहले हम लिख ही लेते हैं फिर उसके बाद रख लेंगे। B1 B2 का मान पहले लिखना है, फिर C1 C2 देखना है। C1 का मान -3 है और C2 का मान 1 है। ठीक है, B1 B2 आ गया, C1 C2 आ गया। अब A1 A2 का मान रखना है। A1 का मान 3 है और A2 का मान 5 है। ठीक है, फिर यहाँ से B1 B2 का मान रखना है जो कि -4 -7 है। तो -4 -7, पहले दो वाले को साथ में लेकर के x कर लेंगे, फिर दो वाले को साथ में लेकर के y कर लेंगे, फिर दो को साथ में लेकर के 1 कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या? बिल्कुल, ये वाला जो चिन्ह लगा है ना, लगा ही दो, काम आएगा। चलो ये हमारा आ गया। अब उधर वाला बात याद करना है, काम तो इसके साथ ही करना है। देखो गौर से क्या करते थे हमने, x बट्टे में 4 को -4 को 1 से गुना, यहाँ पर देखो गुना करते थे ना, B1 को C2 से गुना करते थे, तो B1 को C2 से ही तो गुना करना है। -4 को 1 से गुना करना है, कितना होगा, -4। यहाँ पर माइनस, देखो बीच में क्या आता था, माइनस, तो बीच में हम ले लेंगे माइनस। -7 को -3 से गुना करना है, तो इसको हम कोष्ठ में बंद कर लेते हैं, -7 गुने -3। ये हमने यहाँ पर कर लिया, बराबर ले लेंगे। y है तो y लिखा हमने। आ जाओ जी, -3 को 5 से गुना करना है, -3 गुने 5 करेंगे, बीच में माइनस आता है। फिर 1 को 3 से गुना करना है, लिखेंगे 1 और गुने में 3, कोष्ठ ले लिया, बराबर 1 बट्टे, अब देखो 3 को -7 से गुना करना है तो 3 गुने -7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद 5 गुने -4 करना है, 5 गुने -4 यहाँ पर हमको करना है। अब बताओ, ये बातें इतनी समझ में आ गई। अब देखो ये स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर तुम शुरुआत में सीख रहे हो वज्र गुणन विधि को तो निश्चित तौर पर मिस्टेक्स तो होंगे। वो कहाँ पर होगा? प्लस माइनस में तुमको मिस्टेक होगा ज़्यादा। ठीक है, आ जाओ। ये हो गया x बट्टे में -4 का -4 रहने देंगे, माइनस का माइनस रहने देंगे, 7 तिया 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में y का y रहने देंगे, 5 को -3 से गुना करेंगे -15 और 1 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। माइनस का 3, माइनस है ना यहाँ पर तो माइनस 1 तिया 3, 3 हो गया। बराबर में 1 बट्टे 7 को यदि 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा? -7 को 3 से माइनस का 21 और यहाँ पर देखो 5 का 20 और 20 में माइनस होगा, 20 जो है ना वो माइनस में होगा और माइनस यहाँ पर दे लिख ही लेते हैं, माइनस हो जाएगा और 5 का -20। तुमको कंफ्यूजन में क्यों डाले, ये 5 का -20 हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। और आ जाओ आगे, यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है x बट्टे 21 और 4 माइनस का 25 बराबर में यहाँ पर निकल के आ रहा है y बट्टे 15 में से 3 घटा लेंगे तो -15 3 18, कितना आ रहा है? 15 3 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, -18 बराबर में आ रहा है कितना? 1 बट्टे, देखो यहाँ से -21 का -21 ले रहे हैं हम और माइनस प्लस का 20 ले लेंगे। इस तरफ देखिए, इससे आगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? x बट्टे -25, x बट्टे माइनस का 25, फिर आ रहा है y बट्टे माइनस का 18, फिर आ रहा है 1 बट्टे -21 और प्लस में 20। ये जोड़ दो ना, हटाओ ना, -21 है प्लस 20 है, इट मीन्स कि -1 होगा तो ये पूरा टर्म ही -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको इसके बराबर करें तो क्या आएगा? x -25 बराबर -1। अब इसका मतलब 1 में -1 से भाग देंगे तो -1 ही होगा, तो ये क्या होगा? x बराबर -25 और गुने -1 बराबर में 25। ये पहली बात निकल के आ गया, x का वैल्यू तुम्हारा निकल के आ गया। दूसरा देखते हैं, इसको इसके बराबर ले लेना है तथा y बट्टे -18 बराबर 1 -1 यानी कि -1। तो y बराबर यदि लिखे तो माइनस यहाँ पर -18 -1 माइनस प्लस और 18 एकम 18, तो y का मान कितना निकला? 18। तो इस तरह से तुम वज्र गुणन विधि से जितने भी सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हो, समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी में जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज दिखेंगे। यहाँ पर 3.5 का उदाहरण नंबर जो है वो है 14। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले तो कुछ बातें कही गई है, कुछ सूचनाएं हमारे पास है। इस सूचना के आधार पर हमको क्या करना है? समीकरण बनाने हैं और फिर जो समीकरण बन जाएगा ना उस समीकरण को हमको वज्र गुणन विधि से हमको इसको हल करना है। तो आओ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। ठीक है, फिर परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम तथा 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया है। तो मल्लेश्वरम के 1 टिकट का दाम और यशवंतपुर के 1 टिकट का दाम कितना है ये हमको निकालना है। देखो यहाँ से हम हमेशा ये बताते आए हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न को करो, इस जो शब्द समस्या उसको करो तो सबसे पहले कहाँ देखना है तुमको? सबसे पहले लास्ट में देखना है। अब लास्ट में थोड़ा सा मैंने छोट कर दिया है प्रश्न को। लास्ट में कहा जा रहा है कि मल्लेश्वरम के 1 टिकट और यशवंतपुर के 1 टिकट का मूल्य कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो अभी प्रश्न को समझने वाले हैं, प्रश्न ऐसा नहीं समझने वाले। सबसे पहले शुरू हम लास्ट से ही करते हैं। ज्ञात करना है यहाँ पर मल्लेश्वरम के 1 टिकट का मूल्य निकालना है और यशवंतपुर के 1 टिकट का मूल्य निकालना है। तो यही हमको मान लेना है, जो बोल रहा है निकालने के लिए वही मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्लेश्वरम, यहाँ पर माना कि मल्लेश्वरम के 1 टिकट का मूल्य बराबर x रुपया तथा यशवंतपुर के
एक टिकट का मूल्य इक्वल टू वाई रुपया। ये हमने मान लिया कि मल्लेश्वरम का जो एक टिकट मिलता है वो x रुपया मिलता है और यशवंतपुर का जो एक टिकट मिलता है वो y रुपया में। देखो यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अब समझो क्या कह रहा है कि एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम, देखो यहाँ गौर से समझना, 2 टिकट मल्लेश्वरम का यहाँ पर लिया जा रहा है और 3 टिकट यशवंतपुर का लिया जा रहा है। मल्लेश्वरम के एक टिकट का दाम x रुपया है। यदि समझो बात को, यदि मल्लेश्वरम के एक टिकट का दाम 10 रुपया अपन बता दें और मान लो एक टिकट लिए तो 1 गुने 10 रुपया, 1 गुने 10 10 हो जाएगा। 2 टिकट ले तो 2 गुने 10, 3 टिकट ले तो कुल रुपया 3 गुने 10। ये इस तरह से चलता जाएगा ना, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर 3 टिकट ले रहे हैं और मान लो एक टिकट का दाम x रुपया है, तो ये कितना रुपया हो जाएगा 3 टिकट का दाम 3x रुपया। इसी तरह से यशवंतपुर के टिकट का दाम y रुपया है और मान लो 5 टिकट ले तो 5y रुपया हो जाएगा, 6 टिकट ले तो 6y रुपया हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? आ रही है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 2 टिकट मल्लेश्वरम का, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, 2 टिकट, एक टिकट का दाम x रुपया है मल्लेश्वरम के लिए, तो 2 टिकट का दाम 2x रुपया, तथा 3 टिकट यशवंतपुर का, एक टिकट का दाम y रुपया है तो 3 टिकट का दाम 3y रुपया। और दोनों मिला करके कितना हो रहा है, दोनों मिला कर तो कुल 46 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर कुल हमको खर्च हो रहा है 46 रुपया और ये इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तथा देखेंगे हम दूसरा कंडीशन भी दिया है। ठीक है, दूसरे में क्या बोला जा रहा है, यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम का ले लें, एक टिकट के मल्लेश्वरम का खर्च है x रुपया, 3 टिकट का 3 गुने x, 3x रुपया हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर क्या है 5 टिकट यशवंतपुर का, एक टिकट यशवंतपुर का y रुपया, तो 5 टिकट का दाम 5y रुपया बराबर में कुल रुपया खर्चा हो रहा है 74 यानी कि 74। तो ये 74 लगा दिया हमने, समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। अब ये 2 समीकरण तो आ गया हमारे पास, इस दोनों समीकरण का क्या करना है हमको, वज्र गुणन विधि से हल निकालने होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसमें और कुछ कर ले, समीकरण ये 1 को कर लेते हैं 2x, अब नीचे ही कर लो। समीकरण 1 को तुम कैसे लिख सकते हो मॉडिफाई करके, 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। कुछ नहीं किया हमने, बस इसको 46 को इधर शिफ्ट कर दिया। फिर इस वाले समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर में 0। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण हमारा 2 है। अब करना क्या है, समीकरण वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमको क्या चाहिए कि a1 यहाँ पर पहले लिख लो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ से हमको चाहिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान। भाई ये कौन सी बला है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो समीकरण 1 में बात करेंगे तो ये तीनों मान आएगा a1 b1 c1, और समीकरण 2 में बात करेंगे तो ये तीनों मान आएगा a2 b2 और c2। कहाँ से आएगा, आओ देखते हैं। समीकरण 1 में देखो 2 चर है x और y, x का जो गुणांक होगा या x के बाएं साइड में जो नंबर तुमको बिना किसी चिन्ह के नजर आ रहा है, मतलब 2 और x के बीच में तो कोई चिन्ह नहीं है, इस तरह से जो भी नंबर नजर आए वो तुम्हारा a1 है। तो यहाँ से a1 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से y, पहले समीकरण में y के बगल में जो नंबर है चिन्ह के साथ वो हो जाएगा तुम्हारा b1। तो ये b1 का मान प्लस में 3, तो प्लस में 3 को हम लोग 3 भी लिख देते हैं, चल जाता है। इसी तरह से जो समीकरण 1 में जो अचर पद है वो है -46, तो c1 का मान यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा -46। जैसा हमने ऊपर किया है सेम इसी तरीके से यदि हम समीकरण 2 के लिए कर पाए तो a2 b2 और c2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 3 है, समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 5 है, और समीकरण 3 में 2 में अचर पद -74 है, तो यहाँ लिखेंगे -74। ये हमको निकल के आ गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब पता चलेगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या है।
वज्र गुणन विधि क्या कहता है हमारा? वज्र गुणन विधि बताता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, इस पैटर्न पे लिखो। किस पैटर्न पे? तुमको लिखना है B1 B2 से शुरू करना है, फिर C1 C2 करना है, फिर A1 A2 करना है, फिर B1 B2 करना है। वज्र गुणन विधि तुमको बोलता है सबसे पहले ऐसे लिखो, फिर यहाँ पर पहले दो पर x, फिर आगे वाले दो पर y, फिर आगे वाले दो पर 1 लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह आता है। कैसे आता है अभी सब कुछ बताने वाले, घबराओ मत, सब बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वज्र गुणन विधि से हमारा ये ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है ना, अभी तुमको समझ में आएगा। पहले क्या करते हैं, अपन मान बैठा लेते हैं। मान में क्या करेंगे, B1 B2 पहले है, तो B1 B2 कितना है, 3 और 5 है, तो यहाँ शुरू करेंगे तो 3 और 5, 3/5 मत लिखना, 3 और 5। C1 C2 देखेंगे, -46 -74, -46 C1 C2 आ गया। A1 A2 2 और 3, A1 A2 हो जाएगा 2 और 3। फिर इस तरह से B1 और B2 3 और 5 आएगा, तो B1 और B2 हो जाएगा हमारा 3 और 5। तो इस तरह से हमारा आ गया। चलो जी, पहले दो के लिए क्या करेंगे, x हो जाएगा, फिर अगले दो के लिए y, फिर अगले दो के लिए 1। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला जो हमने लगाया है तीरा लगा लो इस तरह से। अब समझो तुमको करना क्या है, अब समझो क्या करना है। ये 2 स्टेप तो बिल्कुल तुमको ऐसे ही करना है। अब देखो आगे क्या करना है, x लिखेंगे और नीचे में बट्टा कर लेंगे, ठीक है, x बाय। अब 3 को -74 से गुना करना है, 3 गुने -74। बीच में यहाँ पर रहेगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया हमने। 5 गुने -46 करना है, 5 गुने -46, फिर से देखो 5 गुने -46, ये हो गया तुम्हारा बराबर में y बट्टे y। अब देखो -46 गुने 3 करना है, -46 गुने 3, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, -74 इंटू 2, -74 इंटू 2, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 1 है तो 1 लेंगे, 2 गुने 5 करना है, तो 2 गुने 5 हो गया, बीच में फिर से माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 3 गुने 3 करना है, 3 गुने 3 कर लेना है, ये कर लिया हमने, तो बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, आगे बस हमको अब यहाँ आगे बात तो कुछ करना है, बस सॉल्व करते जाना है। x बट्टे 74 को 3 से गुना करो, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22 का 2 हासिल 2, ये कितना हो गया 222। अब चूंकि 74 माइनस में 3 प्लस में, तो माइनस का 222 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23 का 3 हासिल 2, और ये भी देखो -46 को 5 से गुना किए, मतलब ये वाला भी तो माइनस में ही होगा, बराबर में। अब लेते हैं y बाय हो जाएगा, 46 को 3 से गुना करना है, तो करो 6 3 जा 18 और हासिल 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13 का 3 हासिल 1। अब चूंकि 46 माइनस में 3 प्लस में, तो ये माइनस का 138 हो जाएगा, माइनस यहाँ बीच में लगा, माइनस लगाया हमने। अब 74 को 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1। अब चूंकि यहाँ माइनस है, माइनस में 74 प्लस में 2, तो मतलब यहाँ भी तो माइनस आएगा। चलो ये कर लिया हमने, आगे आ जाओ। 1 बट्टे 5 2 जा या 2 5 जा 10, -3 3 जा 9। आगे आ जाओ जी, ये x बट्टे में अब समझो क्या करना है, -222 है ना, तो -222 का तो 222 तुमको लिखना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, अगर कोष्ट के अंदर भी माइनस है, कोष्ट के बाहर माइनस है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 230, बराबर में y बट्टे -138 है। फिर यही वाला कंडीशन यहाँ है, कोष्ट के बाहर माइनस अंदर माइनस, तो मतलब प्लस 148, बराबर में 1 बट्टे 10 में से 9 घटा देंगे, कितना होगा 1 ही तो हो जाएगा ना। आओ जी इसको आगे देख ले, इधर आगे देखो, ये हो जाएगा तुमको, यहाँ से गौर से देखो,
230 में से 222 निकाल देंगे, 230 प्लस में है, 222 माइनस में, तो 8 बच जाएगा। x/8 क्या बच रहा है हमारे पास, x/8 बराबर में यहाँ से 148 में से 138 घटा देंगे तो फिर से प्लस में 10 बचेगा, तो ये बच रहा है तुम्हारे पास y/10 और बराबर में 1/1 तो तुम्हारा है ही। अब क्या करना है, एक बार तुमको इसको इसके बराबर करना है, फिर एक बार इसको इसके बराबर करना है, तुमको x और y का मान आ जाएगा। तो लिखना क्या है, x/8 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x को 1 से गुना किया x, 8 को 1 से गुना किया 8, ठीक है, ये निकल गया। तथा यहाँ से y/10 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y को 1 से गुना किए y, 10 को 1 से गुना किए 10। तो इस तरह से हमने क्या माना था, हमने माना था कि मल्लेश्वरम के एक टिकट का मूल्य x रुपया, तो मल्लेश्वरम का निकल गया तुमको एक टिकट का मूल्य 8 रुपया, ये निकला तुमको मल्लेश्वरम का, ठीक है। और दूसरा जो है यशवंतपुर के एक टिकट का दाम 10 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। जब भी प्रतिस्थापन विधि पर प्रश्न आए तो इस तरह से हम सब सॉल्व कर सकते हैं। अगले उदाहरण को